हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 यानी कि बीपीएससी टीचर 3.0 जो री एग्ज़ाम जून 2024 में लिया जाएगा। फ्रेंड्स उसके लिए देखिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी, जी हाँ फ्रेंड्स, एनसीईआरटी और एससीईआरटी का क्लास 9th और क्लास 10th का जो ज्योग्राफी है फ्रेंड्स, भूगोल है, उसके सारे चैप्टर को हम लोग एमसीक्यू के रूप में आज इस सेशन में डिस्कस करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपको बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम 2024 के लिए एनसीईआरटी एससीईआरटी क्लास 9 to 10th मैंने आपको हिस्ट्री कवर करा दिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो हिस्ट्री वाला ज़रूर देख लीजिएगा वीडियो, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैंने पूरा प्लेलिस्ट बना दिया है, आप चैनल पर चले जाइए या फिर मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का दे दिया है, कमेंट बॉक्स में भी मैंने पिन कर दिया है, वहाँ पर जा करके आप प्लेलिस्ट ओपन करके सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बगल में बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको भी ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बीपीएससी टीआरई 3.0 या फिर 4.0 से संबंधित कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। एक बार सभी लोग प्लीज़ जल्दी से सेशन को लाइक कर दीजिए और इसका लिंक फटाफट किसी भी एक ग्रुप में जहाँ कहीं भी आप हैं वहाँ पर शेयर कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन आज का अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस सेशन में हम लोग बीपीएससी टीचर 3.0 री एग्ज़ाम 2024 के लिए एनसीईआरटी और एससीईआरटी, जी हाँ फ्रेंड्स, एनसीईआरटी और एससीईआरटी क्लास 9 to क्लास 10th का जो ज्योग्राफी बुक है फ्रेंड्स, उसके सारे चैप्टर को हम लोग इस सेशन में एमसीक्यू के रूप में डिस्कस करेंगे। और इसी प्रकार से मैंने आपको क्लास 9th और क्लास 10th का एनसीईआरटी एससीईआरटी हिस्ट्री मैंने कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने हिस्ट्री वाला वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। फ्रेंड्स देखिए, इस सेशन को बनाने में 4 से 5 घंटे का मेरा महत्वपूर्ण समय लगा हुआ है। सो फ्रेंड्स प्लीज़ सेशन को लाइक ज़रूर किया करें, आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, एनसीईआरटी एवं एससीईआरटी के क्लास 9th और 10th के पाठ्यक्रम पर आधारित चैप्टर वाइज एमसीक्यू फॉर बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्ज़ाम 2024। यहाँ पर देखिए कक्षा 9 और चैप्टर का नाम है भारत, भूमि और लोग, और यह पहला अध्याय है और इस अध्याय का नाम है स्थिति एवं विस्तार। थोड़ा सा मैं जूम कर रहा हूँ ताकि प्रश्न आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे। चलिए पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। देखिए आंसर सबको कमेंट करते चलना, वैसे क्या होगा कि आपको रिवीजन होगा, ठीक है ना, आपका बेहतरीन तरीके से रिवीजन होते चलेगा। तो सब लोग आंसर कमेंट करिएगा, बताइए क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं भारत के क्षेत्रफल के बारे में तो ये भी आपको याद रखना है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो 32 लाख, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में 7वां है। पहले स्थान पर आपको पता है रसिया है, दूसरे स्थान पर कनाडा है और तीसरा स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो ये कम से कम टॉप 3 कंट्रीज़ का नाम ज़रूर याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है। भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए फ्रेंड्स, लगभग 30 डिग्री का अंतर है। भारत के अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में 30 डिग्री का अंतर है, इसे आप जरूर याद रखिएगा। देखिए भारत की स्थलीय सीमा से, देखिए भारत की स्थलीय सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा से लगभग कितनी बड़ी है। अच्छा, स्थलीय सीमा रेखा की बात करते हैं तो सबसे पहले थोड़ा बहुत बेसिक जानकारी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए भारत जो है 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है, ठीक है, 7 देशों के साथ, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। आगे मैं आपको कंट्रीज़ का भी नाम बताऊँगा, ठीक है ना। और देखिए भारत का जो स्थलीय सीमा रेखा है ये लगभग 15,100 समथिंग है, ठीक है ना, 15,000 मान करके चलिए, 15,100 कुछ किलोमीटर है, ठीक है। और जो आपका तटीय सीमा रेखा है ये आपका 7516.6 किलोमीटर है, ठीक है ना, 7516। तो लगभग कितना का अंतर है, 15,000 और इधर 7,500, तो लगभग दुगुनी के अंतर है ना, तो दुगुना राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखिएगा कि भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है।
भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का नाम क्या है? तो ये मैकमोहन रेखा है, मैकमोहन लाइन है। रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बीच की है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, दोनों को याद रखिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख लीजिए फ्रेंड्स, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश जो है इसको कर्क रेखा कहा जाता है। और कर्क रेखा जो है ये भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन से राज्य हैं जरा आप उंगली पर काउंट करिए इनका नाम, 8 राज्यों का। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है ना। अच्छा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को जो है मकर रेखा कहा जाता है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से कितने घंटे का अंतर है। भारतीय मानक समय जरा ध्यान दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, भारत में 82.5, या मैं लिख रहा हूँ 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ठीक है ना, पूर्वी देशांतर याद रखिएगा। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को जो है मानक समय रेखा माना गया है भारत में। और यह ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से कितना आगे है? तो फ्रेंड्स बताइए कितना आगे है, फटाफट कमेंट करिए कितना आगे है। तो ये 5.5 घंटे आगे है, ठीक है ना, इसको आप याद रखिएगा। चलिए हिस्ट्री वाला ज़रूर वीडियो देख लीजिएगा, क्लास 9 to 10 NCERT SCERT हिस्ट्री मैंने कवर कराया हुआ है इसी प्रकार से चैप्टर वाइज, और ढेर सारे वीडियोज़ मैंने कराए हुए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए, आपको लगभग 100 के आसपास वीडियो मिल जाएंगे। सबको देखिए, रिवीजन करिएगा। राष्ट्रीय आंदोलन का जो है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट का 4 घंटे का मैराथन सेशन मैंने कराया हुआ है। चलिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो ये मैंने आपको बता ही दिया था, रूस है, ठीक है ना। रूस के बाद कनाडा और फिर संयुक्त राज्य अमेरिका है। चलिए, भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश है? भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो भारत में कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं फ्रेंड्स? 8 हैं, ठीक है ना। कितने हैं? 8 हैं। चलिए, भारत में अरुणाचल प्रदेश और कच्छ के बीच स्थानीय समय में कितने घंटों का अंतर है? स्थानीय समय में जो है कितने घंटे का अंतर है? अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, भारत में अगर हम बात करते हैं तो देखिए, गुजरात से अरुणाचल प्रदेश के बीच अंतर लगभग 29 डिग्री देशांतर का है। कितना? 29 डिग्री देशांतर का लगभग अंतर है। और आपको पता है कि 2 देशांतर के बीच का अंतर कितना होता है? 4 मिनट का होता है। 4 मिनट का होता है। जब आप 29 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? ये आपका 9 चौके 36, हासिल 3, 4 दूना 8 और 3 11, 116 मिनट होगा। और 116 मिनट लगभग कितना हुआ? लगभग 2 घंटा हुआ। तो इस प्रकार से देखिए, 2 घंटा लगभग, ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि भारत की स्थल सीमा कितने देशों को छूती है। तो अभी मैंने बताया था आपको कि भारत की जो स्थलीय सीमा है यह कितने देशों को छूती है। तो ये 7 देशों को। कौन कौन से ये देश हैं? जरा इनका 7 देशों का उंगली पर नाम काउंट करिए। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश के साथ साझा करता है और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ। क्लियर ना? चलिए, बिहार की शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार की शोक जो है यह किस नदी को कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। और बंगाल की शोक कहा जाता है दामोदर नदी को। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु है? सबसे दक्षिणी बिंदु बताइए, सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? तो देखिए, इसमें सबसे दक्षिणी बिंदु जो है ये इंदिरा पॉइंट है, सबसे दक्षिणी बिंदु। और सबसे उत्तरी बिंदु पूछेगा तो ये इंदिरा कॉल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा, क्षेत्रफल के आधार पर ध्यान रखिएगा, क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य क्रमशः कौन सा है? क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा राज्य जो है क्षेत्रफल के हिसाब से ये राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान है, ठीक है ना। और सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा कौन सा है बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे छोटा जो है ना ये आपका गोवा है, ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से। वहीं अगर जनसंख्या के हिसाब से बात करते हैं तो सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश है और सबसे छोटा जो है ये कौन सा है? सिक्किम है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं
अगला प्रश्न करेंगे कि देखिए निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं। भारतीय राज्य भी है या केंद्र शासित प्रदेश जो है चीन के साथ सीमा स्पर्श करते हैं, और यहाँ से आपको आंसर चुन करके बताने हैं। अब यहाँ पर देखिए चीन के साथ जो भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं ये कौन कौन से हैं। अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है, उत्तराखंड है और हिमाचल प्रदेश है। तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और सिक्किम दिया गया है, यानी कि 1, 2 और यहाँ पर देखिए 4 राइट आंसर होगा। ठीक है ना, 1, 2 और 4। लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश ये बाउंड्री शेयर करता है चीन के साथ। ठीक है, जम्मू कश्मीर नहीं करता है अब। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, 1, 2 और 4 होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा इसका। चलिए, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्य की सीमाएं किस देश को छूती है। अब यहाँ पर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइए। देखिए यहाँ बिहार शब्द है, और बिहार आपको पता है कि किस देश से सीमा सटता है बिहार का, तो नेपाल के साथ। आसानी से इसको आप चयन कर सकते हैं। और देखिए अब प्रश्न यहाँ से बनता है कि बिहार के कितने ज़िले जो हैं नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। बिहार के कितने ज़िले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, तो 7 ज़िले। कल ही मैंने बिहार का ज्योग्राफी कराया हुआ है। 1992 से लेकर के अब तक बीपीएससी के द्वारा जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं बिहार के ज्योग्राफी का, उनको एक ही वीडियो में कल मैंने कवर कराया हुआ है। बिहार का इतिहास करा दिया है मैंने, साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी करा दिया है, मैंने आपको मॉडर्न हिस्ट्री करा दिया है। कल मैं आपको इंडियन ज्योग्राफी करा दूंगा, फिर मैं आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी करा दूंगा, करंट अफेयर्स कराऊंगा, सब कुछ कंप्लीट कराऊंगा यहाँ पर। ठीक है, बताइए। तो 7 जिले जो हैं बिहार के नेपाल से सटते हैं, कौन कौन से ज़िले हैं। तो सबसे पहले देखिए सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण 3 जिला हो गया, किशनगंज 4, अररिया 5, सुपौल 6, मधुबनी 7। ठीक है ना, और टोटल कितना हो गया, देखिए सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण। ठीक है, उसके बाद किशनगंज, अररिया, सुपौल और मधुबनी 7 जिले हो गए। चलिए, उसके बाद देखिए पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच में है। तो आपको पता है पाक जल संधि जो है ये किसके बीच में है, तो पाक, भारत और श्रीलंका के बीच में है। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच में है। चलिए, अब अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से हिमालय के किस भाग को आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है। आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है बृहद हिमालय या फिर महान हिमालय। ठीक है ना, बृहद हिमालय या फिर महान हिमालय। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब देखिए अगला चैप्टर आ गया, अध्याय 2 भौतिक स्वरूप। देखिए अब प्रश्न क्या कर रहा है कि भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूभाग मैदानी है। इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है, बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो देखिए पूछा गया है कि भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भूभाग मैदानी है, तो लगभग 43% मैदानी भाग है। उसके बाद देखिएगा 11% लगभग पर्वतीय है, 18% लगभग पहाड़ी है और 28% जो है लगभग क्या है, पठारी है। ठीक है ना, कभी कभी डायरेक्टली आपको 29% पर्वतीय लिख दिया जाएगा इन दोनों को मिलाकर। ठीक है, तो ये अलग अलग याद रखिएगा। 43% जो है आपका मैदानी है, 11% जो है ये पर्वतीय है, 18% पहाड़ी है और 28% जो है ये पठारी है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि पूर्व में भूमंडल पर केवल एक ही भूखंड था जिसे किस नाम से जाना जाता था। तो पहले जो था भूमंडल पर केवल एक ही भूखंड हुआ करता था जिसको किस नाम से जाना जाता था, तो फ्रेंड्स उसको जाना जाता था पैंजिया के नाम से। उसको पैंजिया के नाम से जाना जाता था, उसको पैंजिया के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है कि सिपकिला दर्रा जो है यह भारत के किस राज्य में है। सिपकिला दर्रा भारत के किस राज्य में है। सिपकिला जो है फ्रेंड्स ये कहाँ पर है, तो देखिए सिपकिला हिमाचल प्रदेश में। सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बारालाचा दर्रा ये हिमाचल प्रदेश में है। सिक्किम में नाथुला दर्रा है, जलजपला दर्रा है। उत्तराखंड में नीति दर्रा, माना दर्रा और लिपुलेख दर्रा है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए नाथुला दर्रा किस राज्य में है, तो अभी मैंने बताया था आपको नाथुला कहाँ पर है, सिक्किम में है। देखिए माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई वर्तमान में कितनी है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है ये वर्तमान में कितनी है, तो देखिए माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई जो है ये 8,848.86 मीटर है। 8,848.86 मीटर है, ये वाला आप एग्जैक्ट याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए उसके बाद हम लोग अगला प्रश्न करेंगे कि भारत की सबसे लंबी चोटी का नाम क्या है। मैं चाहता हूं कि इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएं।
ठीक है ना, कि भारत की सबसे लंबी चोटी का नाम क्या है। वैसे विश्व की सबसे ऊंची चोटी आपको पता है माउंट एवरेस्ट है। इसका आंसर आप लोग मुझे फ्रेंड्स कमेंट करके बताइए। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत की दक्षिणतम बिंदु को क्या कहा जाता है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है उसको क्या कहा जाता है, तो फ्रेंड्स उसको इंदिरा पॉइंट कहा जाता है, और सबसे उत्तरी बिंदु को इंदिरा कॉल कहा जाता है। देखिए विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है। कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है। कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है। बताइए, कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी जो है यह लघु हिमालय का हिस्सा है। यह लघु हिमालय में है, यानी कि मध्य हिमालय या फिर लघु हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील अभयारण्य अवस्थित है। विश्व प्रसिद्ध कश्मीर घाटी और डल झील जो है यह अवस्थित है। बताइए, तो देखिए ये जो कश्मीर घाटी है और डल झील जो है यह पीर पंजाल और ग्रेट हिमालय के बीच में है। पीर पंजाल और ग्रेट हिमालय यानी कि बृहद हिमालय के बीच में है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि कश्मीर हिमालय में हिमनद चिकनी मिट्टी के मोटे निक्षेप तथा दूसरे पदार्थों का हिमोड़ यानी कि मोरेंस के रूप में जमाव को क्या कहा जाता है। बताइए, कश्मीर हिमालय में हिमनद चिकनी मिट्टी के मोटे निक्षेप तथा दूसरे पदार्थों का जो मोरेंस के रूप में जमाव जो होता है उसको क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स उसको करेवा कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, उसको करेवा कहा जाता है। और ये जो करेवा जो है ना फ्रेंड्स, करेवा याद रखिएगा, करेवा जो है ये स्थानीय किस्म की जाफरान जो होता है केसर उसके उत्पादन के लिए उपयुक्त होती है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि हिमालय की तीनों मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी हिमालय के किस खंड में अवस्थित हैं। सभी ऑप्शन को देख लीजिए। ठीक है, अब बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइए फ्रेंड्स इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बताइए, बृहद हिमालय, लघु हिमालय और शिवालिक श्रेणी हिमालय के किस खंड में अवस्थित है। तो फ्रेंड्स ये हिमालय के हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में अवस्थित हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका 4 राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि प्रसिद्ध फूलों की घाटी निम्न में से किस पर्वतीय क्षेत्र में स्थित है। फूलों की घाटी जो है ये आपको पता है उत्तराखंड में है। कहाँ पर है फूलों की घाटी, फूलों की घाटी उत्तराखंड में है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि दार्जिलिंग पर्वतीय क्षेत्र में बुग्याल शब्द किसको निरूपित हिमालय पर्वतीय क्षेत्र में बुग्याल शब्द किसको निरूपित करता है। बुग्याल शब्द जो है यह किसको निरूपित करता है। बताइए, तो देखिए ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को बुग्याल कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि द्वार स्थलाकृति पाई जाती हैं। द्वार स्थलाकृति, तो देखिए द्वार स्थलाकृति की बात करते हैं तो भारत के पूर्व और पूर्वोत्तर भाग में हिमालय में तलछट्टी से दक्षिण और ब्रह्मपुत्र नदी के उत्तर के बीच जो जलोढ़ का मैदान है उसी को द्वार कहा जाता है। ठीक है ना, तो सिक्किम और दार्जिलिंग हिमालय यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद देखिएगा कि मोनपा, डफला, अबोर, मिसमी, नीसी और नागा ये क्या हैं। तो आपको पता है कि यह नॉर्थ ईस्ट में पाई जाने वाली ट्राइब्स हैं, ये जनजातियां हैं उत्तरी पूर्वी भारत की। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स हम लोग सेशन को थोड़ा जल्दी में कवर करेंगे। ठीक है ना, प्रश्नों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है। चलिए तो कोशिश करना है 1 घंटे सवा घंटे में इसको हम लोग कंप्लीट कर लें। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद देखिए बराक नदी किन राज्यों की एक महत्वपूर्ण नदी है। बराक नदी की बात करते हैं तो देखिए बराक नदी जो है यह किन राज्यों में बहती है, तो मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम और असम में बहती है। और ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। बांग्लादेश में इसको सुरमा नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, तो बराक नदी किन राज्यों की एक महत्वपूर्ण नदी है बताइए। तो फ्रेंड्स मणिपुर और मिजोरम, नागालैंड और असम, मैंने बताया था ना। चलिए देखिए उत्तर पूर्व के किस राज्य को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है। उत्तर पूर्व के किस राज्य को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है बताइएगा। तो फ्रेंड्स मोलेसिस बेसिन मिजोरम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है मोलेसिस बेसिन, मिजोरम को कहा जाता है। याद रखिएगा इस तरह का प्रश्न पूछ लिया जाता है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत का उत्तरी मैदान किन नदी प्रणालियों के द्वारा बना हुआ है। भारत का जो उत्तरी मैदान है यह किन नदी प्रणालियों के द्वारा बना हुआ है। तो यह बना हुआ है गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी प्रणालियों के द्वारा। ठीक है ना। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद देखिएगा कि विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली द्वीप जो है यह किस नदी पर अवस्थित है। तो माजुली द्वीप जो है आपको पता है यह ब्रह्मपुत्र नदी पर है। असम में है माजुली द्वीप और यह विश्व की सबसे बड़ी नदी द्वीप है।
चलिए उसके बाद देखिएगा कि नदी मैदान के संदर्भ में दोआब का अर्थ क्या होता है। दोआब का मतलब क्या होता है बताइए। तो देखिए दोआब का मतलब होता है दो नदियों के बीच का भूमि, दो नदियों के बीच का भाग, इसी को हम लोग दोआब बोलते हैं। उसके बाद देखिएगा कि पंजाब के मैदान का निर्माण किन नदियों के द्वारा हुआ है। सभी ऑप्शन देख लीजिए, नीचे सतलज है, ठीक है ना। बताइएगा पंजाब के मैदान का निर्माण किन नदियों के द्वारा हुआ है। तो फ्रेंड्स यह सिंधु है, झेलम है, चेनाब है, रावी है, ब्यास है और सतलज है। तो ऑप्शन 3 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित दक्कन ट्रैप क्या है। प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित दक्कन ट्रैप जो है ये आपसे पूछा जा रहा है, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो फ्रेंड्स यह काली मृदा युक्त पठारी क्षेत्र है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 1 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट के अंतर्गत शामिल हैं। तो इसमें से पश्चिमी घाट में अगर बात करते हैं तो अन्नामलाई है, नीलगिरी है और कार्डमम है। यहाँ जवादी बना लीजिए, ठीक है। तो देखिए ये आपका 1, 2 और 4 राइट आंसर होगा, ठीक है। नल्ला मल्ला जो है ये आंध्र प्रदेश में है। तो अन्नामलाई, नीलगिरी और कार्डमम ये पश्चिमी घाट पर हैं, ठीक है। चलिए तो 1, 2 और 4 देखिए कहाँ पर दिया गया, 1, 2 और 4 ऑप्शन 3 में दिया गया है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है यह अनायमुदी है, यह अन्नामलाई पर्वत पर है। प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है ये डोडा बेटा है, ये नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट निम्न में से किन पहाड़ियों में आपस में मिलते हैं। बताइए पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट। तो ये नीलगिरी पहाड़ियों में, और नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी मैंने आपको बताया डोडा बेटा है, याद रखिएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पर असत्य दिया गया है। इसमें से पूछा गया कि कौन सा कथन असत्य दिया गया है, सभी को देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए पहला सही है, दूसरा सही है, ठीक है, देख लीजिए। तीसरा भी सही है, चौथा जो है असत्य है, असत्य ही पूछा गया है ना। तो देखिए पूर्वी घाट की सबसे ऊंचा शिखर जो है ये जिंदवाड़ा नहीं है। पूर्वी घाट का जो सबसे ऊंचा शिखर है ये महेंद्रगिरी है, ठीक है ना, महेंद्रगिरी। तो ये वाला असत्य है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि मेघालय के पठार को 3 भागों में बांटा गया है, गारो, खासी और जैंतिया पहाड़ियाँ। इस विभाजन का आधार क्या है, इस विभाजन का आधार क्या है। तो फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है, गारो, खासी और जैंतिया। तो ये विभाजन का आधार जनजातियाँ हैं। उसके बाद देखिए पूर्वी घाट का विस्तार है, पूर्वी घाट का विस्तार है, बताइए। देखिए पूर्वी घाट का विस्तार उत्तर पूर्व में महानदी घाटी से लेकर के दक्षिण में बंगाल की खाड़ी के समानांतर नीलगिरी की पहाड़ियों तक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स उसके बाद देखिएगा कि बरखान स्थलाकृति का संबंध है, बरखान स्थलाकृति का संबंध है। चलिए बताइएगा। तो देखिए इसका संबंध किससे है बरखान का, तो ये मरुस्थल से है। भारत श्रीलंका के बीच अवस्थित कौन सा है। तो भारत और श्रीलंका के बीच इसमें से आप देख सकते हैं जो अवस्थित है ये आपका पाक जल संधि है और मन्नार की खाड़ी है। तो इस प्रकार से देखेंगे तो 1 और 4 यहाँ पर इसका राइट आंसर निकल के आएगा। उसके बाद देखिएगा कि पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में, पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। बताइए पश्चिमी तटीय मैदान को काठियावाड़ या कच्छ तट एक हो गया, दूसरा कोंकण तट, तीसरा कन्नड़ तट, चौथा मालाबार तट में विभाजित किया गया है, ठीक है ना। देखिए काठियावाड़ तट या कच्छ तट, कोंकण तट, मालाबार तट और एक और मिटाया था कन्नड़ तट, याद रखिएगा। केरल नहीं होगा यहाँ पर, उत्तरी सरकार तट, ये वाला सही नहीं है, ठीक है ना। तो कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन 4 राइट आंसर इसका होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है यह किस द्वीप पर अवस्थित है। तो यह आपको पता है बैरन द्वीप पर है और यह मध्य अंडमान के पूर्व में है, मध्य अंडमान के पूर्व में है, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। बाकी ऑप्शन यहाँ पर है, देख सकते हैं, मध्य अंडमान के पूर्व में होगा। देखिए 10 डिग्री चैनल पृथक करता है। अब यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, एक है 8 डिग्री चैनल, एक है 9 डिग्री चैनल, दोनों को भी ध्यान रखिएगा। 8 डिग्री मालदीव और मिनिकोय के मध्य है, ठीक है, मालदीव और मिनिकोय के मध्य। 9 डिग्री जो है यह आपका लक्षद्वीप और मिनिकोय के मध्य में है, और 10 डिग्री जो है यह आपका छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य में है, छोटा अंडमान और
कार निकोबार के मध्य में। ठीक है, तो अंडमान को निकोबार से यह अलग करता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? चलिए बताइएगा, राइट आंसर इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर बताइए, किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पिटली द्वीप, देखिए पिटली द्वीप जहाँ मनुष्य का आवास नहीं है वहाँ एक पक्षी अभयारण्य है। ठीक है, कहाँ पर? पिटली द्वीप में। भारत की किस जगह पर अवस्थित है पिटली द्वीप? तो फ्रेंड्स यह लक्षद्वीप समूह में है। चलिए अब आ गया अगला चैप्टर हमारा, अध्याय 3 अपवाह स्वरूप। लद्दाख में सिंधु नदी गॉर्ज का निर्माण करती है, क्या नाम है? लद्दाख में सिंधु नदी एक गॉर्ज का निर्माण करती है, इस गॉर्ज का नाम आपसे पूछा जा रहा है। बताइए फ्रेंड्स, इस गॉर्ज का नाम क्या है? तो देखिए इस गॉर्ज का जो नाम है वो आपको बताना है। इस गॉर्ज का नाम है गिलगित गॉर्ज। ठीक है, दिहांग गॉर्ज जो है यह अरुणाचल में है। चलिए उसके बाद देखिएगा सिंधु नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो सिंधु नदी की लंबाई कुल 2880 किलोमीटर है। ठीक है ना, बहुत जगह लूसेंट वगैरह में दिया गया है, कहीं कहीं तो 3200 के अप्रॉक्स भी नेट वगैरह पर आपको मिलता है। लूसेंट वगैरह में यहाँ पर दिया हुआ है 2880 किलोमीटर, आपने भी पढ़ा होगा। ठीक है ना, चलिए इसी को हम मान कर चलेंगे अभी। चलो उसके बाद देखिए गांधी सेतु का निर्माण कब हुआ था? गांधी सेतु का निर्माण 1982 में, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने किया था 1982 में। चलिए लक्ष्मी सागर झील पूछा गया है, किस राज्य में है? लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में है, ये आपसे पूछा जा रहा है। लक्ष्मी सागर झील कहाँ पर है? तो देखिए फ्रेंड्स, ये बिहार के दरभंगा में भी पड़ता है लक्ष्मी सागर झील, और उत्तर प्रदेश में भी पड़ता है। ये दो नाम है, मतलब दो झील हैं, अलग अलग झील हैं जो कि इसी नाम से लक्ष्मी सागर झील से। ठीक है ना, तो बिहार भी दिया हुआ है, उत्तर प्रदेश भी दिया हुआ है। देखिए आप सर्च करिएगा तो आपको मिल जाएगा। वैसे आप लगाना चाहते हैं तो बिहार पर लगा सकते हैं। निम्नलिखित में से भारत में किस नदी का अपवाह तंत्र सबसे बड़ा है? तो ऑब्वियसली किसका सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है? तो ये गंगा का है। चलिए देखिए, यह नदी चंद्रा और भागा दो सरिताओं के मिलने से बनती है, और ये सरिताएं यानी कि ये नदियाँ हिमाचल प्रदेश में केलांग के निकट टांडी में आपस में मिलती हैं, हिमाचल प्रदेश में, इसलिए इसे चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। और उपरोक्त विवरण जो है किस नदी के संबंध में है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो यह नदी चेनाब नदी है। कौन सी नदी है? तो यह चेनाब नदी है। कौन सी नदी है? चेनाब नदी है। चलिए उसके बाद देखिए भाखड़ा नांगल परियोजना अवस्थित है। भाखड़ा नांगल परियोजना जो है यह अवस्थित है, तो फ्रेंड्स यह किस नदी पर? तो यह सतलुज नदी पर है। ठीक है ना, सतलुज नदी पर है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा नदी का उद्गम स्रोत है। गंगा नदी का उद्गम स्रोत, सिंपल सा क्वेश्चन, गंगोत्री हिमनद है। उसके बाद देखिए भागीरथी एवं अलकनंदा नदी का संगम किस जगह पर होता है? भागीरथी एवं अलकनंदा नदी का संगम किस जगह पर होता है? तो फ्रेंड्स ये देवप्रयाग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप। चलिए देखिए यह नदी दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल श्रेणी के मध्य भ्रंश घाटी में बहती हुई, ठीक है ना, रिफ्ट वैली में बहती हुई संगमरमर की चट्टानों में खूबसूरत महाखंड बनाती है। ठीक है, इस नदी का नाम पूछा जा रहा है। तो ऑब्वियसली यह नदी जो है रिफ्ट वैली से बहती है, नर्मदा नदी। और नर्मदा और ताप्ती ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं, और ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं, ये एस्चुरी का निर्माण करती है, हिम महाखंड बनाती हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, देखिए सरदार सरोवर परियोजना अवस्थित है। सरदार सरोवर परियोजना जो है यह अवस्थित है कहाँ पर? तो ये नर्मदा नदी पर। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण की गंगा बोला गया है? दक्षिण की गंगा, तो यह गोदावरी है। ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, इसको वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। अमरावती, भवानी, हेमावती तथा काबनी किसकी सहायक नदियां हैं? बताइए। तो फ्रेंड्स यह सहायक नदियां हैं कावेरी की। किनकी? कावेरी की सहायक नदियां हैं। चलिए उसके बाद देखिएगा कि अपवाह क्षेत्र के घटते क्रम के अनुसार, अपवाह क्षेत्र के घटते क्रम के अनुसार प्रायद्वीपीय नदियों का कौन सा क्रम यहाँ पर सही दिया गया है? अपवाह क्षेत्र के घटते क्रम के अनुसार। चलिए बताइएगा राइट आंसर इसका क्या होगा? प्रश्न को फिर से देख लीजिए, बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा? तो यहाँ पर देखेंगे गोदावरी, कृष्णा, महानदी और कावेरी, ऑप्शन 3 यहाँ पर इसका आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि गंगा नदी में न्यूनतम जल प्रवाह वर्ष के किस महीने में होता है? न्यूनतम जल प्रवाह, तो न्यूनतम कब होगा? जब वर्षा नहीं होगी, यानी कि आप कह सकते हैं जनवरी से जून तक। जून में जो है बारिश शुरू हो जाता है और यहाँ पर जल प्रवाह बढ़ जाता है। ठीक है,
चलिए उसके बाद देखिएगा कि दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है। दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? तो फ्रेंड्स दामोदर जो है यह हुगली की सहायक नदी है। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है? शरावती नदी पर जो है कौन सा जलप्रपात है? तो फ्रेंड्स यह जोग जलप्रपात है। ठीक है, जोग है, याद रखिएगा। शिव समुद्रम कावेरी पर है, धुआंधार नर्मदा पर है और दूध सागर मांडवी नदी पर है। चलिए उसके बाद देखिए मानव निर्मित गोविंद सागर झील का संबंध किस परियोजना से है? गोविंद सागर झील का संबंध किस परियोजना से है? तो फ्रेंड्स इसका संबंध है भाखड़ा नागल परियोजना से। ठीक है, भाखड़ा नागल परियोजना से। चलिए अब आ गया आपका चौथा अध्याय जलवायु। अब पूछा जा रहा है कि भारत की जलवायु कैसी है? भारत की जलवायु कैसी है बताइएगा, भारत की जलवायु कैसी है? तो देखिए भारत की जो जलवायु है ये याद रखेंगे उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। ठीक है ना, उष्णकटिबंधीय मानसूनी, उष्ण भी दिया गया है, मानसूनी भी दिया गया है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा आपको सिंपली उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु याद रखना है। देखिए आंधियों को किस राज्य में आम की बौछार कहा जाता है? तो आपको याद होगा केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में मानसून से पहले जो वर्षा होती है वो आम्र वर्षा होती है, आम की बौछार। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कर्नाटक दिया गया है। चलिए विश्व के सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होती है? सबसे अधिक वर्षा देखिए कहीं कहीं जो होगा ना आपको डाउट क्रिएट होगा, तो उस पर ध्यान नहीं देना। जहाँ डाउट होगा वो प्रश्न वैसे भी इंपॉर्टेंट नहीं होगा। ठीक है ना, इस चीज़ को आप थोड़ा सा लगभग में यहाँ पर जो है, चूँकि हमारे पास ऑप्शन ई एग्जाम में विकल्प होता है, ऑप्शन डी भी विकल्प होता है, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो थोड़ा बहुत डाउट क्रिएट होगा। चलिए बताइए सबसे अधिक वर्षा जो होगी फ्रेंड्स ये मेघालय में होगी और जगह का नाम मौसिन राम है, आपको भी पता है। चलिए भारत में भौगोलिक दृष्टि से ऋतुएं मुख्यतः कितने प्रकार की होगी? अब यहाँ जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पर डाउट हो सकता है, तो इस तरह के प्रश्न में आपको डाउट होगा। तो मेनली ग्रीष्म वर्षा शरद और शीत ऋतु होता है, तो चार ही प्रकार हम मान करके चलेंगे। ठीक है, चलिए सुंदरवन डेल्टा कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स सुंदरवन जो है ये आपका पश्चिम बंगाल में है, सुंदरवन डेल्टा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत में उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? उत्तर भारत में, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर पश्चिमी भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए। तो यह आपका क्या है फ्रेंड्स? तो यह आपका पश्चिमी विक्षोभ है। ठीक है, याद रखिएगा ये क्या है? तो यह पश्चिमी विक्षोभ है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत में मानसून के प्रकोष्ठ यानी कि फटने के लिए निम्नलिखित में से किसे जिम्मेदार माना जाता है? बताइए। तो फ्रेंड्स ये पूर्वी जेट प्रवाह को माना जाता है। ठीक है, पूर्वी जेट प्रवाह को। चलिए भारतीय मानसून की अरब सागर शाखा एवं बंगाल की खाड़ी शाखा मिलती हैं, कहाँ पर मिलती हैं? तो ये गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिमी भाग में मिलती हैं। चलिए उसके बाद अगला प्रश्न है कि मराठवाड़ा पुणे बेंगलुरु में कम वर्षा होने का प्रमुख कारण क्या है? मराठवाड़ा पुणे और बेंगलुरु में कम वर्षा होने का प्रमुख कारण क्या है? तो यहाँ पर यह क्षेत्र जो है पश्चिमी घाट की वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, इसीलिए। चलिए उसके बाद देखिएगा कि तमिलनाडु में वर्षा होती है, तमिलनाडु में वर्षा होती है उत्तरी पूर्वी मानसूनी पवनों के द्वारा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स उसके बाद देखिए भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून के निवर्तन का प्रमुख कारण क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप में मानसून के निवर्तन का प्रमुख कारण जो है यह सूर्य का दक्षिणायन होना है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर राइट आंसर होगा। देखिए कार्तिक मास की उष्मा का संबंध किससे है? कार्तिक मास की उष्मा का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स इसका संबंध मानसून निवर्तन से है। देखिए शीत ऋतु में गोदावरी कृष्णा एवं कावेरी नदियों के डेल्टाई प्रदेशों में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात किस महासागर या किस सागर में उत्पन्न होते हैं? शीत ऋतु में गोदावरी कृष्णा कावेरी नदियों में जो नदियों के डेल्टाई प्रदेश में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात किस महासागर में उत्पन्न होते हैं? तो ये अंडमान सागर है। आप बंगाल की खाड़ी आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, तो अंडमान सागर बंगाल की खाड़ी में है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ग्रीष्म ऋतु में आने वाली कुछ स्थानीय तूफानों और उनके लाभान्वित फसलों के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित है? अब यहाँ पर सुमेलित करते हैं हम। ठीक है, तो देखिए आम्र वर्षा, आम, फूलों की बौछार कहवा, ठीक है, और काल वैसाखी चाय पटसन। तो मेरे हिसाब से इसमें से सारा राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए 4 दिया गया, 1 2 3। ठीक है ना, दे रखा है सभी 1 2 3।
ठीक है, 1 2 3। चलिए उसके बाद देखिएगा कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार देखिए भारत में शुष्क ग्रीष्म ऋतु वाली मानसून प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है, बताइएगा। तो फ्रेंड्स ये पाई जाती है तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर आ गया हमारा चैप्टर 5 है प्राकृतिक वनस्पति और वन्य प्राणी। देखिए जन्म के आधार पर वनस्पति को कितने भागों में बांटा गया है। जन्म के आधार पर वनस्पति को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं जरा बताइए मुझे। तो एक प्राकृतिक है और एक कृत्रिम है। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए सिनकोना की छाल का उपयोग किस रोग के लिए किया जाता है। सिनकोना की छाल का उपयोग किया जाता है मलेरिया रोग में। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे तो मलेरिया राइट आंसर हो जाएगा। कांवर झील बिहार की किस जिला में है। देखिए कांवर झील बिहार का पहला रामसर स्थल है और यह बेगूसराय में पड़ता है कांवर झील। चलिए उसके बाद देखिए वह वनस्पति जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होती है और लंबे समय तक बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उगती हैं, इस प्रकार की वनस्पति को क्या कहते हैं। ठीक है, देखिए सभी ऑप्शन दिख रहा होगा। चौथा ऑप्शन है यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। ठीक है ना, बाकी 3 ऑप्शन आपको स्पष्ट दिख रहा है। अब देखिए वह वनस्पति जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होती है और लंबे समय तक बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के उगती हैं, इस वनस्पति को कहा जाता है वर्जिन वेजिटेशन यानी कि अक्षत वनस्पति। ठीक है। चलिए भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वनों का विस्तार है। भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार के वनों का विस्तार है। तो फ्रेंड्स ये कौन से वनों का विस्तार है बताइए। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 राइट आंसर होगा। देखिए चंदन, आंवला, महुआ, सागौन, बांस आदि प्रजातियों के वृक्ष किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं। तो इतना तो पता है आपको, चंदन, आंवला, महुआ, सागौन, बांस के जो वृक्ष हैं ये पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में। और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को 2 भाग में बांटा गया है, एक शुष्क पर्णपाती है और एक आर्द्र पर्णपाती है। अब बताइए ये पाए जाते हैं किस में, शुष्क में या फिर आर्द्र में। तो याद रखिएगा ये पाए जाते हैं आर्द्र पर्णपाती वन में। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बहुमूल्य वृक्ष प्रजाति देवदार के वन पाए जाते हैं। देवदार के वन पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ये पाए जाते हैं आपके, बताइए, देवदार पाए जाते हैं पश्चिमी हिमालय में। चलिए उसके बाद देखिए नीचे दिए गए कथन में कौन सा कथन सामाजिक वानिकी को परिभाषित करता है। सामाजिक वानिकी को परिभाषित करता है। चलिए सभी ऑप्शन को देखिए, मैं आंसर बता देता हूँ पहले। देखिए तीसरा यहाँ पर आंसर सही है, पर्यावरणीय, सामाजिक और ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्य से वनों का प्रबंधन, सुरक्षा तथा उसर भूमि पर वन आरोपण। तो ये ऑप्शन 3 राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक वानिकी को यह परिभाषित करता है। देखिए ये विशेष प्रकार के भौतिक और तटीय पारिस्थितिक तंत्र हैं जिन्हें यूनेस्को के मानव और जैव प्रोग्राम जो है जैवमंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। ये क्या है इसमें से। तो फ्रेंड्स ये आपका कौन सा है जिसको कि यूनेस्को के मानव और जैवमंडल प्रोग्राम के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। तो ये आपका जैवमंडल निचय है। जैवमंडल निचय और भारत का पहला जैवमंडल निचय जो है यह नीलगिरी है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत का पहला जैवमंडल निचय कौन सा है। देखिए नीलगिरी। उसके बाद देखिएगा कि जैवमंडल निचय नोकरेक जैवमंडल निचय जो है यह मेघालय की निम्नलिखित में से किस पहाड़ियों का हिस्सा है। याद रखिएगा नोकरेक मेघालय में है और यह हिस्सा है आपका गारो का। ठीक है ना। चलिए अगला चैप्टर आ गया हमारा कि भारत में सर्वप्रथम जनगणना कब हुई थी। भारत में सर्वप्रथम जनगणना जो हुई थी ये आपको कब हुई थी, 1872 में लॉर्ड मेयो के समय में। और नियमित जनगणना 1881 से लॉर्ड रिपन के समय में हो रही है। चलिए 10 वर्ष पर जनगणना होती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है। भारत का लिंगानुपात कितना है। तो भारत का लिंगानुपात 943 है और बिहार का लिंगानुपात 918 है। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं। जनसंख्या के अध्ययन को कहा जाता है डेमोग्राफी। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा भारत के पड़ोसी देश पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है। तो आपको पता है फ्रेंड्स पशुपतिनाथ मंदिर जो है यहाँ नेपाल में है, नेपाल की राजधानी काठमांडू में। लेकिन नेपाल की सीमा भारत की किस राज्य से मिलती है। नेपाल की सीमा जो है ये भारत के किस राज्य से मिलती है। तो नेपाल उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम और पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए सिक्किम दिया गया है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि भारत के 7 पड़ोसी देश कौन कौन से हैं। तो 7 पड़ोसी देश के बारे में मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही। भारत 7 देशों के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है, बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान के साथ। तो
तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ऑप्शन 3 यहाँ पर दिख रहा होगा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। ठीक है, चलिए पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले कितने राज्य हैं? पाकिस्तान के साथ कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? तो पंजाब, गुजरात, राजस्थान, ठीक है ना, और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो अगर आपको आप पूछेगा राज्य तो 3 होगा, और दोनों मिला करके यूनियन टेरिटरी और राज्य तब 5 होगा। तो यहाँ पर केवल राज्य पूछा है तो 3 होगा। ठीक है ना, कभी कभी क्या रहता है कि पाकिस्तान के साथ कितने राज्य और इस तरह से यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश दे देगा, तो उस कंडीशन में आप 7 लगाइएगा। चलिए, अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाला एकमात्र राज्य कौन सा है? तो एकमात्र यहाँ पर देखिए लद्दाख है, अब यूनियन टेरिटरी। भारत की सबसे कम सीमा जो है साझा किस देश के साथ करता है? सबसे कम पूछा है, सबसे ज़्यादा तो बांग्लादेश के साथ, ठीक है, सबसे कम अफगानिस्तान के साथ। चलिए फ्रेंड्स, अब आ गया आपका चैप्टर 8 मानचित्र अध्ययन। मापक के प्रकार हैं। मापक के प्रकार आपसे पूछे जा रहे हैं, बताइए मापक के प्रकार हैं। तो मापक के 2 प्रकार हैं, ठीक है ना, दीर्घ मापक मानचित्र और लघु मापक मानचित्र। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मापक का उदाहरण है? तो इसमें से आपका है प्रदर्शक विधि। चलिए, उसके बाद देखिए क्षेत्रीय अध्ययन। भूमिगत जल स्तर में गिरावट का कारण क्या है? भूमिगत जल स्तर में गिरावट का कारण क्या है? तो ये गिरावट का कारण है आपका उद्योग, जनसंख्या, कृषि, ये सभी हो जाएंगे। चलिए, प्रदूषण के प्रकार कौन कौन से हैं? तो प्रदूषण के प्रकार आपके वायु है, ध्वनि है, मृदा है, ठीक है, ये आपका सब हो जाएगा, उपरोक्त सभी। चलिए, क्लास 9th कंप्लीट हो गए फ्रेंड्स। अब यहाँ से क्लास 10th स्टार्ट हो रहा है। क्लास 10th संसाधन एवं उपयोग, और देखिए चैप्टर का जो है पहला अध्याय है भारत संसाधन और उपयोग। ठीक है, काली मिट्टी का दूसरा नाम आपसे पूछा जा रहा है। काली मिट्टी का नाम आपको पता है, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, ठीक है, और कपास की खेती के लिए यह सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है, रेगुर मिट्टी, ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न करेंगे कि किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं हैं, संसाधन बनते हैं? ये किसने कहा था? तो फ्रेंड्स, ये कहा था जिमरमैन ने कहा था, ठीक है ना, जिमरमैन ने कहा था। तो यहाँ थोड़ा सा मिस टाइप हुआ है, जिमरमैन आप याद रखिएगा। चलिए, उत्पत्ति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, उत्पत्ति के आधार की बात करते हैं तो उत्पत्ति के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव। जैव और अजैव, ठीक है, ये उत्पत्ति के आधार पर हो गया। चलिए, उपयोगिता के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो उपयोगिता के आधार पर भी 2 प्रकार के होते हैं, एक नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय। चलिए, अब आ गया स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वामित्व के आधार पर भी 4 प्रकार के होते हैं। स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है, कौन कौन से? तो व्यक्तिगत, समुदाय, स्वामित्व वाले, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। चलिए, विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? विकास की स्थिति के आधार पर तो ये 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? तो संभावित, विकसित, भंडारित और आरक्षित, ठीक है। चलिए, सौर ऊर्जा किस प्रकार का संसाधन है? सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा जो है ये नवीकरणीय है। सौर ऊर्जा कैसा है? सौर ऊर्जा नवीकरणीय है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? तो फ्रेंड्स, ये कहलाता है 200 किलोमीटर। चलिए, अगला प्रश्न है कि कोयला किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय है या अनवीकरणीय है? इन्हीं दोनों में डिसाइड कर लीजिए। तो अनवीकरणीय है, ठीक है। चलिए, बाकी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। डाकुओं की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है? डाकुओं की अर्थव्यवस्था बताइए। तो फ्रेंड्स, संसाधन के दोहन से है, ठीक है। चलिए, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? ये आपसे पूछा गया है, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? तो पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में रियो डी जेनेरियो में हुआ था। चलिए, अगला प्रश्न करिए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेटो सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? क्वेटो सम्मेलन हुआ था 1997 में, 1997 में जापान के क्वेटो शहर में, और यह ग्लोबल वार्मिंग से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और यह लागू हुआ था 2005 में, ठीक है, 2005 में यह लागू हुआ था। 1997 में जापान की क्वेटो में हुआ था। ग्लोबल वार्मिंग की घटक कौन कौन सा है? तो कौन सा नहीं पूछा गया, तो कौन कौन सा इसमें से देखिए, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रोजन नहीं है इसमें, ठीक है। चलिए, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस तो प्रत्येक वर्ष यह 5 जून के दिन मनाया जाता है।
चलिए और मैं बता देता हूँ आपको। देखिए पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, जल दिवस कब मनाया जाता है, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। देखिए जल दिवस 22 मार्च, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल और जैव विविधता दिवस 22 मई। ये मार्च हो गया, ये अप्रैल में और ये मई में, ठीक है। चलिए हमारे पास भेंट करने के लिए बहुत कुछ है, सॉरी पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। बताइए कथन किसका है। तो फ्रेंड्स ये कथन जो है ये महात्मा गांधी जी का है, ठीक है ना। पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। चलिए नर्मदा बचाओ अभियान का नेतृत्व किसने किया था, नर्मदा बचाओ अभियान का नेतृत्व किसने किया था। तो फ्रेंड्स ये मेधा पाटेकर ने किया था। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन थे बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए सुंदरलाल बहुगुणा है, चंडी प्रसाद भट्ट भी जुड़े हुए थे ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि आपका मनुष्य, वनस्पति जात और प्राणी जात किस प्रकार के संसाधन हैं। तो हम लोग जो है ना ये जैव संसाधन में हम लोग आते हैं, ठीक है ना, जैव संसाधन में जिसमें जीव होता है, कह सकते हैं, समझ सकते हैं इसको ना। चलिए उसके बाद देखिए एजेंडा 21 घोषणा बड़ा इंपॉर्टेंट है। एजेंडा 21 घोषणा का संबंध निम्नलिखित में से किस सम्मेलन से है बताइए। तो फ्रेंड्स ये आपका पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था 1992 में रियो डी जेनेरियो में, उसी से यह संबंधित है एजेंडा 21। और देखिए 1987 के आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से इसे प्रकाशित किया गया था, ठीक है ना। आगे आपको मिलेगा, देखिए ये ब्रटलैंड आयोग रिपोर्ट है, ठीक है ना। 1987 इसी की मैं बात कर रहा था। 1987 में जो है आवर कॉमन फ्यूचर के नाम से इसको प्रकाशित किया गया था। सतत पोषणीय विकास से यह संबंधित है, ब्रटलैंड रिपोर्ट है, ठीक है। देखिए ब्रटलैंड आयोग का संबंध किससे है, तो सतत पोषणीय विकास से है, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी मानवीय क्रिया भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। तो देखिए यहाँ पर भूमि उन्मूलन के लिए आप देख सकते हैं कि वन उन्मूलन भी है, खनन भी है, अत्यधिक सिंचाई भी है और अत्यधिक पशुचारण भी है। तो मेरे हिसाब से तो इसमें से आपका सारा होना चाहिए था ना, मेरे हिसाब से इसमें तो आपका सारा होना चाहिए था। तो बिल्कुल उपयुक्त सभी राइट आंसर होगा। देखिए इस प्रकार की मृदाएं दक्कन पठार क्षेत्र के उत्तरी पश्चिमी भागों में पाई जाती हैं और लावाजनक शैलों से बनी हैं। उपयुक्त विवरण किस मृदा से संबंधित है। देखिए कहाँ पर, दक्कन पठार के क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भागों में। बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। तो यहाँ पर आप पूरा ऑप्शन देखिए पहले फिर बताइए। तो सिंपल सा बात है, ये काली मिट्टी है। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है और कपास की खेती के लिए यह उपयुक्त होती है। लेटराइट मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है बताइए। तो यहाँ पर देखिएगा इस प्रकार में ह्यूमस की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है, नहीं ह्यूमस की इसमें कम मात्रा होती है। तो यहाँ पर ये आपका गलत दिया गया, तो यही सही है, यानी कि असत्य कथन है। बाकी यहाँ पर देखिए उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में यह विकसित होती है लेटराइट। लाल लेटराइट मिट्टी काजू की फसल के लिए उपयुक्त होती है और इस प्रकार की मिट्टी में अत्यधिक मात्रा में खाद और रासायनिक उर्वरक डालकर ही खेती की जाती है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा ना कि ये मिट्टी उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। ये प्रश्न ऑलरेडी बनता है कि कौन सी मिट्टी उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। तो आपको याद रखना है लेटराइट मिट्टी, और ये वाला ऑप्शन एक राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। चलिए देखिए पंजाब में भूमि निम्नीकरण में का मुख्य कारण क्या है। भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण, तो भूमि निम्नीकरण का पंजाब में मुख्य कारण अत्यधिक सिंचाई है। देखिए निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में श्रेणीदार यानी कि सोपानी खेती की जाती है, सोपानी खेती की जाती है। तो फ्रेंड्स ये किस क्षेत्र में की जाती है, तो ये आपके हिमालय वाले क्षेत्र में, तो पश्चिमी और मध्य हिमालय में, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए इनमें से कौन सा टिप्पणी प्राकृतिक वनस्पति जात और प्राणी जात के ह्रास का मुख्य कारण नहीं है, मुख्य कारण नहीं है। अब देखिए मुख्य कारण नहीं है, पशुचारण और ईंधन की लकड़ी एकत्रित करना, बिल्कुल ये मुख्य कारण नहीं है ह्रास के इनके। बाकी देखिए औद्योगिकरण शहरीकरण से ह्रास होगा, कृषि का प्रसार होगा तो पेड़ कटने लगेंगे कृषि के लिए, तो ये वाला नहीं होगा, ठीक है ना। ऑप्शन यहाँ पर एक राइट आंसर होगा। बीज बचाओ आंदोलन का संबंध किससे है, किस राज्य से है, तो बीज बचाओ उत्तराखंड से है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण तरीका समुदायों को सीधी भागीदारी नहीं करता है, तो ये आपका वन्य जीव अभयारण्य परिसीमन हो जाएगा। देखिए अगला चैप्टर आ गया प्राकृतिक संसाधन। देखिए असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं बताइएगा। असंगठित पदार्थों से निर्मित पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स इसको हम लोग मृदा बोलते हैं। मृदा की निर्माण कैसी प्रक्रिया है, मृदा की निर्माण जो है एक प्रकार की जटिल प्रक्रिया है और 1 सेंटीमीटर मृदा बनने में कितने लग जाते हैं समय, तो 1 सेंटीमीटर मृदा बनने में 1000 वर्ष तक लग जाते हैं, ठीक है।
और देखिए मिट्टी का अध्ययन जो है ये क्या कहलाता है, तो ये पेडोलॉजी कहलाता है, पेडोलॉजी, ठीक है ना, GY, पेडोलॉजी, याद रखिएगा। चलिए 1 सेंटीमीटर मृदा बनने में कितने वर्ष लग जाते हैं, तो अभी मैंने आपको बताया था कि 1000 वर्ष, यानी कि हज़ारों वर्ष लग जाएंगे। चलिए भूमि का कितना प्रतिशत मैदानी भाग है, भूमि का कितना प्रतिशत मैदानी भाग है, तो देखिए मैदानी भाग जो है लगभग 43% है, और पठारी भाग पूछेगा, पठार, तो 33% है, याद रखिएगा। देखिए भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर पठार है, आ गया ना, पठार लगभग 33% पर। मैदानी भाग के लिए क्या उपयोगी है, तो मैदानी भाग जो होती है वहाँ पर कृषि होता है, आवास के लिए उपयोगी होता है, क्योंकि मैदानी भाग में समतल होती है, और उद्योग के लिए तो होता ही होता है, तो उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा। पठारी भाग में क्या संचित है, तो देखिए जो पठारी भाग है ना उसमें खनिज संचित है और जीवाश्म भी संचित है, तो ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा। चलिए बहुत लोग खनिज कहेंगे, तो खनिज के साथ साथ जीवाश्म भी है। कौन सा भाग बारहमासी नदियों के लिए सुनिश्चित हेतु पर्यटन विकास का अनुकूल मुहैया कराती है और पर्यटन विकास का अनुकूल स्थिति प्रदान करते हैं, कौन सा भाग बताइए। तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा पर्वत, ठीक है। चलिए मृदा निर्माण में कौन से कारक संभव हैं, तो मृदा निर्माण में कौन से कारक संभव हो जाएंगे, वनस्पति, खनिज, समय, उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा इसका। देखिए भारत में मुख्य रूप से मिट्टी कितने प्रकार पाई जाती है, अब यहाँ जैसे मैंने बताया था कन्फ्यूजन होगा थोड़ा बहुत, तो देखिए अगर हम बात करते हैं तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत में 8 प्रकार की मिट्टी की पहचान किया है, और ये पर्वतीय मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल या पीली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पीट एवं दलदली मिट्टी, लवणीय मिट्टी और क्षारीय मिट्टी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम 8 प्रकार की यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। चलिए आप लोग बताइए कि आपकी क्या राय है। नदियों के जल के द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी क्या कहलाती है, नदियों के जल के द्वारा बहाकर के लाई गई मिट्टी जलोढ़ मिट्टी कहलाती है। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार की होती है, खादर मिट्टी और बांगर मिट्टी। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए खादर, बांगर और जलोढ़ सब दिया गया है, तो मेरे हिसाब से यहाँ पर हम जलोढ़ पर टिक लगाएंगे। लेकिन जब ऑप्शन आपके पास डी रहेगा और ई रहेगा तो उपरिक्त में से एक के साथ भी आप जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ बांगर, खादर, जलोढ़ सब दिया गया है। देखिए आयु के आधार पर मिट्टी कितने प्रकार की होती है, आयु के आधार पर मिट्टी कितने प्रकार की होती हैं बताएंगे, इसका राइट आंसर क्या होगा। तो फ्रेंड्स ये 2 प्रकार की होती हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, तो देखिए पुरानी जलोढ़ मिट्टी को कहा जाता है बांगर। क्या कहा जाता है, तो अभी मैंने बताया था पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर, नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर। किस मिट्टी में ह्यूमस की अधिकता होती है, ह्यूमस की अधिकता चिकनी मिट्टी में होती है, और चिकनी मिट्टी में ही जल धारण करने की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, और नमी धारण करने की क्षमता काली मिट्टी में होती है। जल धारण चिकनी मिट्टी और नमी काली मिट्टी। किस प्रकार की मिट्टी में गहन कृषि संभव है, गहन कृषि जलोढ़ मिट्टी में ही संभव है। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला प्रश्न है कि नमी धारण करने की क्षमता किस प्रकार की मिट्टी में अधिक होती है, तो अभी मैंने बताया था आपको काली मिट्टी में, काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है ना। चलिए लाल या पीली मिट्टी भारत के कितने भूभाग तक फैली हुई है, लाल या पीली मिट्टी। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर बात की जा रही है लाल और पीली मिट्टी के बारे में, तो देखिए याद रखेंगे, देखिए लाल या पीली मिट्टी जो है ना, यह लाल रंग इसका होता है लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण, लेकिन जलयोजित रूप में यह पीली दिखाई देती है, ठीक है। 7.2 हेक्टेयर। देखिए किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण उच्च तापमान एवं अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में हुआ, मैंने बताया था ना, इसको ध्यान रखिएगा। लैटेराइट मिट्टी मैंने आपको बताया था, ठीक है ना। लैटेराइट मिट्टी, किस प्रकार की मिट्टी का निर्माण उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में होता है, तो फ्रेंड्स ये लैटेराइट मिट्टी मैंने आपको बताया था। चलिए मिट्टी का लाल रंग किस खनिज की अधिकता के कारण होता है, तो लौह ऑक्साइड के कारण, यहाँ पर देखिए लोहा दिया गया है। चलिए किस प्रकार की मिट्टी का प्रयोग फलों और बागान एवं नदी घाटी में चावल की खेती के लिए की जाती है, तो यह पर्वतीय मिट्टी है। चलिए जल संसाधन आ गया। देखिए बृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहते हैं, तो पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है ना, ठीक है ना, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखिए कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागर में निहित है, महासागर में जो है लगभग 96.6% है, ठीक है ना। चलिए और 3.5% याद रखिएगा, ये आंकड़ा 3.5%, आगे आपको और कुछ मिलेगा इसके बारे में। देश के बैराजों को किसने भारत का मंदिर कहा था, नदी घाटी परियोजनाओं को किसने भारत का मंदिर कहा था, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है, तो फ्रेंड्स 65% यहाँ पर आंसर होगा इसका। देखिए बिहार में अति जल दोहन के किस तत्व का संकेंद्रण नहीं बढ़ा है, यहाँ पर नहीं पूछा गया है
कि नहीं बढ़ा है? बताइए, राइट आंसर इसका क्या होगा? सब लोग इसका आंसर कमेंट करिए, बताइए। तो यहाँ पर देखिएगा क्लोराइड होगा, फ्लोराइड और आर्सेनिक का संकेंद्रण बढ़ा है। ठीक है, चलिए बिहार में सबसे प्राचीन नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो यह सोन नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, चलिए देखिए, इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य में है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है यह राजस्थान में है। देखिए, भूमिगत जल का कितना प्रतिशत भाग वर्षा जल का संचयन करता है? तो फ्रेंड्स ये लगभग 22%, इसको याद रखिएगा। राष्ट्रीय जल नीति को कब स्वीकृति मिली? राष्ट्रीय जल नीति को कब स्वीकृति मिली? तो राष्ट्रीय जल नीति को स्वीकृति मिली थी सितंबर 1987 में। ठीक है, चलिए भारत में कुल विद्युत का कितना भाग जल से प्राप्त होता है? बताइए। तो यहाँ पर तो इसका आंसर 22% दिया हुआ है, लेकिन लगभग 11-12% आज के समय में मेरे ख्याल से होना चाहिए। इसका आंसर एक बार आप लोग मुझे बताइएगा। चलिए उसके बाद देखिए, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? सरदार सरोवर बांध जो है ये नर्मदा नदी पर है। किस नदी की जल भंडारण क्षमता सबसे अधिक है? बताइए, सबसे ज़्यादा जो है किस नदी का जल भंडारण क्षमता है? बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? तो फ्रेंड्स इसमें से ताप्ती नदी का है। ठीक है, चलिए भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वाकर्षण बांध कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये भाखड़ा नांगल है ना, भाखड़ा नांगल सतलज पर है। चलिए विश्व का कितना प्रतिशत जल स्वच्छ है? महासागरीय 96.6% लगभग, और यहाँ पर स्वच्छ पूछ रहा है तो 3.5% के अप्रोक्स में। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए, पृथ्वी की सतह का कितना भाग जल से ढका हुआ है? पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग है। चलिए उसके बाद देखिए, पूरे विश्व के कुल जल आयतन का कितना प्रतिशत मृदु जल है? कठोर जल और मृदु जल आपने पढ़ा होगा, तो अभी मैंने आपको बताया है। चलिए भूमिगत स्वच्छ जल के रूप में कितना उपलब्ध है? बताइए। तो फ्रेंड्स ये आपका लगभग 25% यहाँ पर। ठीक है, चलिए उत्तर बिहार में कब नेपाल स्थित बैराज परियोजना द्वारा छोड़े गए जल से बाढ़ विभीषिका का मंजर देखने को मिला था? तो ये 2007 में। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि जल के अतिदोहन से किस में वृद्धि हुई है? तो जल के अतिदोहन से आर्सेनिक और फ्लोराइड दोनों में वृद्धि हुई है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे हम लोग कि किस पूर्व राष्ट्रपति द्वारा जल मिशन देकर भूमि जल पूर्ति पर बल दिया गया? जल मिशन, तो ये आपके अब्दुल कलाम जी थे। देखिए सलाल प्रोजेक्ट का संबंध किस नदी से है? सलाल प्रोजेक्ट का संबंध, तो सलाल जो है ये चिनाब नदी पर है। चलिए वर्षा जल संग्रहण के तरीके खादिन और जोहड़, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। खादिन और जोहड़ किस राज्य में प्रचलित है? तो खादिन और जोहड़ ये वर्षा जल संग्रहण के तरीके हैं, ये राजस्थान में प्रचलित हैं। चलिए फ्रेंड्स अगला चैप्टर आ गया वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। देखिए भारत में 2021 में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार है? तो ये आपका 24.62% में है 2021 का जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है। और बिहार में कितना है? 7.84% है, इसको आगे मिलेगा। देखिए अपने कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत, देखिए शब्द प्रतिशत लग गया के रूप में वनावरण के मामले में शीर्ष राज्य कौन सा है? प्रतिशत जब लग जाए तो मिजोरम है, और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज़्यादा किसमें है? मध्य प्रदेश में है। देखिए बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र का फैलाव है वन का? तो देखिए बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है ना, 94,163 वर्ग किलोमीटर। और फ्रेंड्स इसके 7.84% पर वनावरण है, याद रखिएगा, ये एडजेक्ट याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए, पूर्वोत्तर राज्यों के 188 आदिवासी जिलों में देश के कुल क्षेत्रों का कितना प्रतिशत वन है? बताइए। इस तरह का प्रश्न उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए, किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो ऑब्वियसली मध्य प्रदेश में। प्रतिशत पूछेगा तो मिजोरम में। देखिए वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को वर्गीकृत किया गया है, वनों को वर्गीकृत किया गया है, बताइए। आरक्षित, संरक्षित और ग्रामीण 3 क्षेत्र में, ठीक है ना, 3 वर्गों में। ऑप्शन यहाँ पर 2 राइट आंसर होगा। चलिए 1951 से लेकर के 1980 तक लगभग कितना वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र में कृषि भूमि में परिवर्तित हुआ? ये बहुत पुराना आंकड़ा है, ठीक है, इसको छोड़िए। चलिए भारत का राष्ट्रीय पक्षी, तो ये आपको पता है मयूर है। चलिए कौन सा जीव केवल भारत में पाया जाता है? तो इसमें से मेरे ख्याल से घड़ियाल होगा। 1968 में प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के लिए कौन सा कन्वेंशन हुआ था?
तो 1968 में प्राकृतिक संसाधन के लिए हुआ था अफ्रीकी कन्वेंशन, ठीक है ना। कौन सा कन्वेंशन हुआ था फ्रेंड्स? अफ्रीकी कन्वेंशन हुआ था। और ये रामसर कन्वेंशन है, वेटलैंड कन्वेंशन, ये 1971 में हुआ था। इसे भी आप याद रखिएगा, ये आर्द्रभूमि से संबंधित है। चलिए, एनजीओ की रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? तो यहाँ पर इसका आंसर दिया हुआ है 4 अरब हेक्टेयर। इस तरह का प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। मलेरिया के लिए उपयोगी औषधि किससे प्राप्त होती है? मलेरिया के लिए तो फ्रेंड्स ये सिनकोना की छाल से। चलिए, उसके बाद देखिएगा जैव विविधता वाला क्षेत्र कौन सा है? तो देखिए, पश्चिमी घाट को जैव विविधता का हॉट स्पॉट कहा जाता है, ठीक है ना, हॉट स्पॉट कहा जाता है इसको, याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा कि किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? किस राज्य में खनिज तेल का विशाल भंडार स्थित है? तो फ्रेंड्स ये असम में है। असम में जो दिग्बोई है ना, दिग्बोई, आपको याद होगा दिग्बोई में जो है, दिग्बोई में जो है पहला तेल शोधक कारखाना दिग्बोई में ही था, ठीक है। तो असम राइट आंसर होगा इसका। चलिए, भारत के किस स्थान पर पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था? तो ये आपका कहाँ पर किया गया था पहला ऊर्जा केंद्र? तो तारापुर में, ठीक है ना, तारापुर में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? तारापुर में किया गया था, ठीक है, तारापुर में किया गया था, याद रखिएगा, तारापुर में किया गया था। चलिए, उसके बाद देखिए तारापुर महाराष्ट्र में है। कौन सी ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? देखिए, जल, सौर और पवन ये नवीकरणीय है, कोयला अनवीकरणीय है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे तो आपका कोयला होना चाहिए था, ठीक है। चलिए, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। प्राथमिक ऊर्जा के उदाहरण की बात करते हैं तो कौन सा इसमें से नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है, बताइए। तो यहाँ पर देखिए, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण आपका विद्युत हो जाएगा। ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत, ऊर्जा का इसमें से गैर पारंपरिक स्रोत कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये आपका सौर ऊर्जा हो जाएगा। देखिए, गोंडवाना समूह में कोयला का निर्माण हुआ था। गोंडवाना समूह में कोयला का निर्माण हुआ था। ऑप्शन देखिए, 20 करोड़ वर्ष पूर्व, 20 लाख वर्ष पूर्व, 20,000 वर्ष पूर्व। तो ये 20 करोड़ वर्ष पहले। देखिए, भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? चलिए, इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिए, मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? मुंबई हाई तो फ्रेंड्स यह तेल शोधक कारखाना के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 राइट आंसर होगा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो मैंने बताया था असम दिग्बोई में। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? तो प्राकृतिक गैस पाया जाता है पेट्रोलियम के साथ, ठीक है, पेट्रोलियम के साथ। भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर है? तो ये सतलज नदी पर। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना यह आपकी तुंगभद्रा नदी घाटी परियोजना है। यह आपके कर्नाटक और शायद आंध्र प्रदेश दोनों में पड़ता है। चलिए, उसके बाद देखिए, ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। तो इसमें से देखिए, बरौनी है, बिहार में है, बेगूसराय में, ठीक है। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन सा है? तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल जो ये जादूगोड़ा है, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये तारापुर का महाराष्ट्र में है, तारापुर है। उसके बाद देखिए, भारत की किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो सर्वाधिक संभावनाएं जो हैं ये राजस्थान में हैं। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो ये सबसे अनुकूल परिस्थितियाँ जो पाई जाती हैं ये आपके खंबात की खाड़ी में, किसके लिए? ज्वारीय और तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि भारत में पहली बार कब असम घाटी में तेल कुएं खोदे गए थे? असम घाटी में तेल कुएं खोदे गए थे तो फ्रेंड्स ये 1866 में, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि मुंबई हाई तेल का पता कब लगाया गया था? मुंबई हाई तेल का पता कब लगाया गया था, बताइए। राइट आंसर इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर इसका क्या होगा, बताइए फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर क्या होगा? तो 1974 में जो है शुरू हुआ था। 1974-75 आप लगा सकते हैं। चलिए, प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? तो फ्रेंड्स ये पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में 1897 में, ठीक है ना, तो दार्जिलिंग होगा। चलिए, अगला चैप्टर आ गया हमारा कि भारत राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका है? राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान जो है ये कृषि का है। कितने प्रतिशत से कम वर्षा वाले क्षेत्र को शुष्क भूमि कहा जाता है, बताइए। कितने प्रतिशत से कम वर्षा वाले क्षेत्र को शुष्क भूमि कहा जाता है? राइट आंसर बताइए क्या होगा।
तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 75 सेंटीमीटर से कम। कृषि का प्रकार है, तो यहाँ पर देखेंगे कृषि के प्रकार में पारंपरिक जीविका कृषि, गहन जीविका और वाणिज्यिक कृषि ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, झूम खेती होती है, तो झूम खेती जो होती है ना, ये आपके कहाँ पर होती है बताइए। तो यहाँ पर देखिए झूम खेती मणिपुर में। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा, मेरे ख्याल से यहाँ पर झूम खेती नहीं होनी चाहिए था, नहीं होती है, केरल होना चाहिए था, उस तरह से नहीं होती। तो चलिए रबड़ की खेती किस राज्य में होती है, तो रबड़ की खेती केरल में होती है। निम्न में से कौन सा जायद फसल है, ये प्रश्न बीपीएससी में पूछा गया था। ककड़ी, खीरा, वाटरमेलन ये जायद फसल है, ककड़ी दिया गया है। चलिए सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, सर्वाधिक उपजाऊ, तो ये जलोढ़ मिट्टी है। चावल के पकते समय कितने तापमान की आवश्यकता होती है, चावल के पकते समय कितने तापमान की आवश्यकता होती है, तो फ्रेंड्स ये लगभग 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है ना। चलिए गेहूं की फसल के लिए कितनी वर्षा जरूरी है, गेहूं की फसल के लिए कितनी वर्षा जरूरी है, तो कहीं कहीं आपको 50 से 55 सेंटीमीटर है, कहीं कहीं 100 सेंटीमीटर भी आपको मिल जाएगा। चलिए चावल की खेती के लिए उपयुक्त मैदान कौन सा है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र क्षेत्र। देखिएगा कपास को तैयार होने में कितना समय लगता है, कपास को तैयार होने में कितना समय लगता है, 6 माह से 8 माह तक। निम्न में से कौन कॉफ़ी की किस्म है, अरेबिका, रोबास्टा और लिबेरिका ये सभी हैं। उष्ण तथा उपोष्ण कटिबंधीय पौधा कौन सा है, तो फ्रेंड्स ये आपका चाय है, उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय पौधा। कि कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है, तो फ्रेंड्स ये सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी जो होती है, यह आपकी मिट्टी कौन सी है, तो यह काली मिट्टी है। चलिए उसके बाद देखिए किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भूमि सुधार कार्यक्रम को लागू किया गया था, बताइए बताइए राइट आंसर इसका क्या होगा। करेक्ट आंसर इसका क्या होगा फ्रेंड्स, तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना। ठीक है, 1950 के दशक में विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में किया था, भूदान और ग्रामोदान इन्होंने किया था आंध्र प्रदेश में। चलिए उसके बाद देखिएगा कि रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी गई है किस आंदोलन को, निम्नलिखित में से किस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति की संज्ञा दी गई है, तो ये भूदान या ग्रामदान आंदोलन। चलिए अगला चैप्टर आ गया निर्माण उद्योग। इनमें से कौन औद्योगिक अवस्थिति का कारक नहीं है, बताइए औद्योगिक अवस्थिति का कारण नहीं है, तो फ्रेंड्स ये आपका जनसंख्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए भोपाल गैस त्रासदी में रिसाव हुआ था, बताइए किसका, भोपाल गैस त्रासदी ये घटना 1984 की है। ठीक है, और इसमें कौन सी गैस का रिसाव हुआ था, तो फ्रेंड्स मिथाइल आइसोसाइनाइड का। ठीक है, चलिए कौन छोटे पैमाने का उद्योग है, छोटे पैमाने का उद्योग इसमें से, खिलौना उद्योग तो बहुत बड़ा उद्योग हो जाएगा मेरे हिसाब से, कागज भी हो जाएगा, विद्युत उपकरण भी हो जाएगा, मेरे हिसाब से चीनी उद्योग होना चाहिए था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए कौन सा इसमें से उपभोक्ता उद्योग है, चीनी उद्योग है। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, हुगली औद्योगिक प्रदेश, तो फ्रेंड्स ये कोलकाता हावड़ा का। ठीक है, कोलकाता हावड़ा। चलिए भारत की सबसे पहला स्थापित लौह इस्पात कंपनी कौन सी है, तो 1907 में स्थापित ये टिस्को है। आधुनिक सूती मिल की स्थापना कहाँ हुआ था, तो 1854 में बॉम्बे में हुआ था फ्रेंड्स, मुंबई में, और बॉम्बे स्पिनिंग एंड वीविंग कंपनी के नाम से। चलिए सूती कपड़ों की महानगरी कहा जाता है, सूती कपड़ों की राजधानी मुंबई को कहा जाता है। देश का पहला वस्त्र पार्क कहाँ स्थापित हुआ था, तो पहला वस्त्र पार्क तमिलनाडु में हुआ था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जूट के सामान निर्यात में भारत का स्थान क्या है, तो भारत का स्थान दूसरा है। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है, चलिए इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए। चलिए टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना टिस्को की, मैंने बताया था 1907 में। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना किस विदेशी सहयोग से बना था, बताइए, तो फ्रेंड्स ये आपका ब्रिटेन से। ठीक है ना, दुर्गापुर और भिलाही और राउरकेला, इसकी स्थापना इन तीनों की दूसरी पंचवर्षीय योजना में हुई थी, ये भी आप याद रखिएगा। सफल सूती वस्त्र मिल मुंबई में किसने लगाई थी, तो कावस नाना भाई डाबर ने। ठीक है ना, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि बिहार में आ गया आप कृषि एवं वन संसाधन। बिहार में गन्ना का उत्पादक जिला नहीं है। देखिए ये प्रश्न पूछा गया था कि बिहार में
गन्ना का यानी कि चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक जिला कौन सा है? तो पश्चिम चंपारण है। और इसमें से देखिए नहीं पूछा गया तो रोहतास में चूंकि चावल और गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। ठीक है। तंबाकू उत्पादक क्षेत्र है, तंबाकू उत्पादक क्षेत्र है, बताइए। तो फ्रेंड्स ये आपका हो जाएगा गंगा का दियारा। कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ था? 1954 में। ठीक है। गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है? तो आपका वाल्मीकि नगर में। चलिए, त्रिवेणी नहर जो है गंडक नदी पर ही है शायद। नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रोहतास में। कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है? कुशेश्वर स्थान पक्षी विहार भी है और कुशेश्वर स्थान झील भी है। ठीक है, झील भी है और पक्षी विहार भी है। ये आपके दरभंगा में है। ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए कांवर झील कहाँ पर है? तो ये बेगूसराय में है। संजय गांधी जैविक उद्यान जो है ये आपका पटना जू का नाम है। ठीक है ना, तो ये पटना में है, याद रखिएगा। चलिए, बिहार के कितना प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है? तो लगभग 80% मान के चलिए। गंडक परियोजना एवं संयुक्त परियोजना है किसकी? गंडक परियोजना एक संयुक्त परियोजना बनाई है, तो यह भारत नेपाल की है। ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि पायराइट खनिज है। पायराइट किस प्रकार का खनिज है? पायराइट जो है ये अधात्विक है ना, यह अधात्विक है, अधात्विक है। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस राज्य में है? कहलगांव कहाँ पर है? तो भागलपुर में है। कहलगांव भागलपुर में है। कांटी कहाँ पर है? कांटी आपका मुजफ्फरपुर में है। नबीनगर तापीय विद्युत परियोजना औरंगाबाद में है। इन तीनों को याद रखिएगा। बरौनी बेगूसराय में है। ठीक है। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि कांटी कहाँ पर है? कांटी ताप विद्युत परियोजना तो मैंने बताया था मुजफ्फरपुर में है। देखिए, बिहार में बीएचपीसी द्वारा बृहद परियोजनाओं की संख्या कितनी है? 10 है। बिहार में कार्यरत जल विद्युत परियोजनाओं की कुल जल उत्पादन क्षमता कितनी है? बताइए। तो 44.20 मेगावाट मान के चलिए। चलिए, किस धातु खनिज को ब्लैक लेड या यहाँ पर देखिए प्लंगबैंगो के नाम से भी जाना जाता है? तो फ्रेंड्स ये ग्रेफाइट को जाना जाता है। चलिए, बिहार के प्रमुख तापीय विद्युत केंद्र कौन सा है? तो कहलगांव, बरौनी, कांटी, उपरोक्त सभी। नबीनगर तापीय विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो यह औरंगाबाद में है। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, औरंगाबाद में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कहलगांव सुपर थर्मल पावर प्लांट की स्थापना कब हुई थी? तो फ्रेंड्स 1985 में। उसके बाद देखिए गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत का उदाहरण कौन सा है? गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत, इनमें से सभी हैं गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत। राजेंद्र सेतु का निर्माण कब किया गया था? राजेंद्र सेतु का निर्माण किया गया था 1959 में। ठीक है। चलिए, राजेंद्र सेतु का निर्माण हुआ था। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। उन्नीस में, यहाँ पर देखो 1972 में रज्जू मार्ग का निर्माण किस देश की मदद से किया गया था? बताइए। तो ये जापान के सहयोग से। अगला प्रश्न हमारा कि परंपरागत ऊर्जा के उदाहरण है। परंपरागत ऊर्जा के उदाहरण है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें से आपका सभी हो जाएंगे। ठीक है। परंपरागत ऊर्जा के उदाहरण। चलिए, पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ पर है? हाजीपुर में है। पटना हवाई अड्डे का नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा है। ठीक है। चलिए, उसके बाद अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए, अगला चैप्टर आ गया जनसंख्या और नगरीकरण। 2011 में बिहार की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 10,40,99,452। ये एग्जैक्ट याद रखिएगा। तो 10 करोड़ से अधिक थी। चलिए, 1991 से 2000, अब देखिए इतना दूर मत जाइए। 2001 से 2011 के दौरान बिहार की जनसंख्या वृद्धि दर अब याद रखिए कितनी है? 2001 से 2011 के बीच, 2001 से 2011 के बीच में तो ये 25.4% है, याद रखिएगा। ठीक है। चलिए, सबसे अधिक आबादी वाला जिला बिहार का तो पटना है। सबसे कम पूछेगा तो शेखपुरा है। ये सब 2011 की जनगणना के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। अविभाजित बिहार में एकमात्र नियोजित नगर कौन था जब झारखंड अलग नहीं हुआ था तब? टाटा नगर। चलिए, उसके बाद देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का नगरीय आबादी कितना है? बिहार का नगरीय आबादी पूछा गया है।
तो नगरीय आबादी की बात करें तो 11.3% है, तो यहाँ पर देखिए 11.29 दिया गया है। और अगर ग्रामीण आबादी पूछता तो 88.7%। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व कितना है? तो 1106 होना चाहिए। और सबसे ज़्यादा जनघनत्व कहाँ है? शिवहर का है। ठीक है। और सबसे कम कैमूर का है। सासाराम नगर का विकास हुआ था, तो सासाराम नगर जो है ये मध्यकाल में हुआ था। ठीक है, मध्य युग में। शेरशाह सूरी का मकबरा है यहाँ पर। चलिए, 2011 की जनगणना के अनुसार मेट्रो शहरों की संख्या कितनी थी? तो फ्रेंड्स इसको हम लोग 14 मानेंगे। ठीक है। चलिए, 14 राइट आंसर यहाँ पर इसका हो जाएगा। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न कर लेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितना है? तो पुरुष साक्षरता दर की बात करते हैं तो पुरुष साक्षरता दर आपका है 71.2% और महिला साक्षरता 51.5%। 2011 के ये हो गया प्रश्न प्रति वर्ग किलोमीटर जनघनत्व। ठीक है। चलिए, उच्चावाच प्रदर्शन के लिए हैसी और विधि का विकास किसने किया था? तो हैसी और विधि का जो है आपका किया था किसने? तो फ्रेंड्स ये लेहमन ने किया था। ठीक है। चलिए, देखिए, पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा में प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? तो फ्रेंड्स उत्तर पश्चिम में। उसके बाद देखिएगा कि मानचित्र में नीले रंग क्या दर्शाते हैं? तो नीले रंग जो दर्शाते हैं मानचित्र में, ये दर्शाते हैं आपके जो तल है ना, जल यहाँ बनाइए, तल नहीं जल। ठीक है ना, जल, वाटर के नीले जो भाग हैं ये जल क्षेत्र को दर्शाते हैं। किसी विशेष स्थान की ऊंचाई को क्या कहा जाता है? किसी विशेष स्थान की ऊंचाई को स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है। देखिए, छोटी महीन रेखा को खींच करके उच्चावच प्रदर्शन की विधि को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है हैसियोर विधि। ठीक है। मानचित्र में बादामी हल्का रंग से क्या दर्शाता है? तो फ्रेंड्स ये आपका पर्वत को, और नीला जल क्षेत्र को, जल निकाय को। वह आकृति चिन्ह जो वृत्ताकार होता है तथा बाहर से अंदर की ओर वृत्तों का आकार छोटा होता जाता है, क्या कहलाता है? इसको पर्वत कहा जाता है। वह धरातल आकृति जिसका आधार और शिखर दोनों चौड़ा और विस्तृत हो, क्या कहलाता है? तो फ्रेंड्स ये पठार कहलाता है। उसके बाद देखिएगा कि जब जल किसी घाटी के ऊपर से नीचे तीव्र गति से गिरता हो तो यह क्या कहलाता है? तो यह जलप्रपात कहलाता है। देखिए, वी आकार की घाटी का निर्माण किया जाता है। तो वी आकार की घाटी का निर्माण नदी जब युवावस्था में होती है तब होता है। पूरा मैंने NCERT और SCERT क्लास 9th और क्लास 10th का ज्योग्राफी मैंने कवर करा दिया। BPSC TRE 3.0 री एग्ज़ाम 2024 के लिए।